हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की दिसंबर 2024 में सीटेट पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीडीपी से, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। यह जो प्रश्न हम आपके सामने लेकर आया हूं, यह आपका ओरिजिनल पेपर है सीटेट पेपर 1 का, जो कि यह प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2024 में। दिसंबर 2024 का यह पेपर है सीटेट पेपर 1 का। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यह प्रश्न आपका दिसंबर 2024 में सीटेट पेपर 1 में सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। आपको सीटेट पास करना हो तो आप निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको जानकारी होगी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो आप यदि सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। बहुत सारे प्रश्न रिपीटेशन होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिल्टर करके ही एक नए क्वेश्चन की निर्माण होती है। तो आपको जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हम आपके लिए लगातार क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं हमारे चैनल पर। 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, सबको पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा दिसंबर 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था सीडीपी से, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। यह आपका ओरिजिनल पेपर है सीटेट पेपर 1 का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा हुआ है। देखिए, यह तो आपका प्रश्न आपका है प्रश्न पुस्तिका। तो प्रश्न पुस्तिका के अंदर आपको एक OMR सीट मिलेगा। इसी प्रश्न पुस्तिका का जो प्रश्न है, इसका उत्तर OMR सीट पर जो गोला दिया हुआ रहता है, सही उत्तर के सामने गोले को भरना होता है, ठीक है। तो प्रश्न पुस्तिका आपको अलग से मिलेगा और उसका उत्तर देने के लिए आपको OMR सीट अलग से मिलता है, जो कि इसी प्रश्न पुस्तिका के अंदर रखा हुआ मिलेगा आपको परीक्षा में। देखिए, परीक्षा में आपका 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाता है। 150 प्रश्न, 150 नंबर। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी आप क्वेश्चन का आंसर गलत भी देते हैं तो आपका कोई इसमें अंक की कटौती नहीं किया जाता है। टोटल आपको जो समय दिया जाता है, इसमें 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है 150 क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। देखिए, हम बताते हैं आपको कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आपका पूछा जाता है। पहला आपको जो मिलेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि आपका प्रश्न संख्या 1 से 30 तक, यानी 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 30 प्रश्न, 30 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाता है। तो सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपका 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर। तो 30 प्रश्न है तो 30 नंबर। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 30 तक जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछाता है, वो प्रश्न नंबर 1 से 30 तक रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आपका ओरिजिनल पेपर है सीटेट पेपर 1 का। गणित, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बाद आपका अगला मिलेगा गणित, मैथ का क्वेश्चन, जो कि 31 से लेकर के 60 तक, प्रश्न संख्या 31 से लेकर के प्रश्न संख्या 60 तक आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका गणित का रहेगा। उसके बाद गणित के बाद आता है आपका पर्यावरण अध्ययन, इसको हम ईवीएस कहते हैं, जो कि आपका 61 से 90 तक, प्रश्न संख्या 61 से 90 तक आपका ईवीएस का प्रश्न मिलेगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का। उसके बाद आता है आपका भाषा 1। भाषा 1 में
अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है भाषा 2, इसमें भी आप अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक ले सकते हैं। यदि भाषा 1 में आप अंग्रेजी लेते हैं तो भाषा 2 आपको हिंदी लेना होगा, या भाषा 1 आप हिंदी लेते हैं तो भाषा 2 अंग्रेजी लेना होगा। तो देखिए भाषा यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर गड़बड़ नहीं कीजिएगा। भाषा 1 में आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों मिलेगा। जो विद्यार्थी भाषा 1 में अंग्रेजी लिए होंगे वो अंग्रेजी का प्रश्न का आप अंग्रेजी प्रश्न का आंसर देंगे। जो विद्यार्थी भाषा 1 में हिंदी लिए होंगे वो हिंदी प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों का हम एक ही साथ प्रश्न का उत्तर दे दे तो गलत हो जाएगा आपका। जिस भाषा का आप चुनाव किए हैं, जिस भाषा को आप चुने हैं, इन दोनों में से एक ही भाषा का उत्तर आपको देना है। यदि आप भाषा 1 में अंग्रेजी चुने हैं तो अंग्रेजी को देना है, हिंदी को छोड़ देना है। भाषा 2 में यदि आप हिंदी चुने हैं तो हिंदी का ही आंसर देना है, अंग्रेजी को छोड़ देना है। तो जिस भाषा का आप चुनाव करते हैं, जो भाषा में या अंग्रेजी चुनते हैं तो भाषा 1 आपका अंग्रेजी होगा, या भाषा 1 में आप हिंदी चुनते हैं तो भाषा 1 आपका हिंदी होगा। तो दोनों भाषा में से सिर्फ एक भाषा का आपका आंसर देना है। भाषा 2 की बात करते हैं तो भाषा 2 में यदि आप पहला यहाँ पर हिंदी चुनते हैं तो हिंदी होगा, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहेगा भाषा 1 में। तो आप पहला भाषा को जो चुने हैं, या अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक भाषा को चुने हैं, उस भाषा का आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी का भी आंसर दे दिए और हिंदी का भी आंसर दे रहे हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से एक को बनाना है आपको, नहीं तो आप दोनों को बनाइएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर जो है ना एग्जामिनर आपका कॉपी चेक नहीं करेगा, आपका जो है ना रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा। तो किसी दोनों भाषा में से किसी एक भाषा का आंसर देना है। पहले यदि आप भाषा 1 यदि आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को देना है, हिंदी छोड़ देना है। भाषा 2 में यदि आपका हिंदी है तो हिंदी को देना है, अंग्रेजी छोड़ देना है। यानी किन्हीं दो भाषा में से एक भाषा का आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो जो कि आपको मिलेगा प्रश्न संख्या 1 से 120 तक में, ठीक है। 1 से नहीं 91 से 120 तक का, 91 से 120 तक में जो आपको मिलेगा वो आपका भाषा 1 से मिलेगा क्वेश्चन, या अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से किसी एक को आपको आंसर देना है। भाषा 2 जो कि आपका भाग 5 में मिलेगा। भाषा 2 में आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों मिलेगा, ठीक है, जो कि प्रश्न संख्या आपको 121 से 150। यदि भाषा 2 किन्हीं का यदि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का आंसर देगा, किन्हीं का यदि हिंदी है तो हिंदी का आपका उत्तर देंगे वो, ठीक है। तो किन्हीं दो में से एक का ही देना है, ऐसा ना कि अंग्रेजी हिंदी दोनों को देना है, ठीक है। जो आपका भाषा 1 और भाषा 2 जो रहेगा उनमें से एक ही को आंसर देना है। भाषा 1 में यदि आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को ही देना है, हिंदी छोड़ना है। भाषा 1 में यदि हिंदी है तो हिंदी को ही देना है, अंग्रेजी छोड़ना है। फिर भाषा 2 में यदि हिंदी का अंग्रेजी का यदि आपका अंग्रेजी चुने हैं, अंग्रेजी को देना है, हिंदी छोड़ना है, ठीक है। तो भाग 4 और 5 में आपका 2 लैंग्वेज मिलेगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यदि लैंग्वेज 1 आप अंग्रेजी चुनते हैं तो अंग्रेजी प्रश्न को बनाना है, इंग्लिश का क्वेश्चन को बनाना है, हिंदी को छोड़ना है। यदि भाषा 2 में हिंदी को चुने हैं तो हिंदी बनाना है, अंग्रेजी को छोड़ना है, ठीक है, समझ गया। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, जहां से प्रश्न आपका पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए यहां से प्रश्न पूछा गया था, ये आपका ओरिजिनल पेपर है जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्रश्न यहां से पूछा गया था आपका बाबू, देखिए प्रश्न कहां से पूछता है आपका। प्रश्न यहां पर आया था आपका सीडीपी का, यह प्रश्न है, देख सकते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ना, लिखा हुआ है यहां पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न यहां दिया हुआ है, पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो है ना आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न कहता है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। तो देखिए महारत उन्मुख शिक्षार्थी जो होते हैं वो अपनी सफलता का श्रेय योग्यता और कोर्सेज को देता है, वह योग्यता और कोर्सेज पर विश्वास करता है, ठीक है। और असफलता को वह अपर्याप्त कोर्सेज का पर विश्वास करता है। यदि कोई विद्यार्थी फेल करता है तो इसका मतलब है कि वो विद्यार्थी कोर्सेज नहीं किया है,
पर्याप्त कोशिश नहीं किया है परीक्षा के लिए, मेहनत नहीं किया है, तो जो उन्मुख महारत उन्मुख शिक्षार्थी जो होते हैं, वह सफलता का जो श्रेय है वह योग्यता और कोशिश, और असफलता का जो श्रेय है वह अपर्याप्त कोशिश को देता है। तो जो कि आपका ऑप्शन आपका फोर्थ होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीपस्थ दूरमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए यहां पर है कि ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विकास बहुदिशात्मक और बहुयामी होता है, तो यह तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दौरों से विकसित हो जाती है, हो सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये तो आपका जीन से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं होगा। मोतियों को धागे से पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। हाँ, ये सही आंसर है। देखिए बच्चे जो होते हैं, बच्चा जो है ना, बच्चे का जो विकास होता है वह विकास होता है सरल से कठिन की तरफ होती है। बच्चे पहले सरल चीज को, आसान भाषा को सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो कठिनाई की ओर जाते हैं। ठीक है, तो मोतियों को धागे से पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। बच्चे जो है ना पहले बड़े चीज को पकड़ेगा, उसके बाद धीरे 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 वह छोटे चीजों को, यानी विकास का जो दर होती है वह सरल से कठिन की ओर होती है, तो पहले बड़े चीज को पकड़ना सीखता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वह हाथ पर नियंत्रण करके छोटी वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। तो यही कहता है कि मोतियों को धागे से पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। पहले वो बड़े चीज को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो हाथ पर नियंत्रण करके छोटे वस्तु को पकड़ने की क्षमता को विकसित करता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, या आपका समीप दूरामुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपका अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे काम करते समय स्वयं से बात करता है, तो इसके अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, इसका कारण क्या है बताइए। पहला दिया है आपका विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, दूसरा है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, तीसरा है क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, और चौथा है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, इसका मतलब है कि विचार और आत्मसम्मान नियमन में सहायता के लिए। ठीक है, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न के साथ, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर है 4 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि सामाजिक संचार में चुनौतियों किसमें स्पष्ट होती है। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सामाजिक संचार में चुनौतियां जो है स्पष्ट होती है स्वलीन क्रम विकार में। क्या होता है, स्वलीन क्रम विकार में, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वलीन क्रम विकास में, स्वलीन क्रम विकार में होती है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। प्रश्न 5 कहता है कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवलंबन का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अवलंबन का उदाहरण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार अवलंबन का उदाहरण है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, ठीक है,
और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। यह वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार अवलंबन का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है, लेखन वैकल्प की विशेषता है। तो देखिए, लेखन वैकल्प की विशेषता होती है लिखित कार्य में चुनौती। ठीक है, लिखित कार्य में चुनौती। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे में लिखने संबंधी विकार होती है उसको कहते हैं लेखन वैकल्प। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसमें बच्चे जो है ना सही से लिख नहीं पाते, अक्षरों को बड़े छोटे करके लिखते हैं, लाइन के ऊपर नीचे लिखते हैं, तो यह आपका लेखन वैकल्प से संबंधित विकार होता है बच्चों में। ठीक है, जो शब्द लिखेगा वह अनियमित रूप आकार में शब्द को लिखता है, कभी लाइन को ऊपर कभी लाइन की नीचे लिखते हैं, लिखते समय बीच बीच में वह स्पेस को छोड़ता है, तो यह लेखन संबंधी विकार होता है बच्चों में। तो लेखन वैकल्प, ठीक है, यह लिखित कार्य में चुनौती होती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। देखिए, प्रश्न नंबर 7 कहता है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों को सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। प्रश्न को अच्छा से पढ़िए, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न पूछता है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ताओं बनने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 7 का, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रवर्धनीय समस्या में विभाजित करना। ठीक है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों को सहायता करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रवर्धनीय समस्या में विभाजित करके, जो बड़ी और जटिल समस्या, कठिन समस्या है, उसको छोटे छोटे भागों में उस समस्या को विभाजित करके बच्चों के क्या है बताना है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रवर्धनीय समस्या में विभाजित करना। एक जो है ना यह इस पर जो है ना शिक्षक को बल देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रवर्धनीय समस्या में विभाजित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपका प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर 8 है। देखिए, प्रश्न नंबर 8 पूछा था आपसे, प्रश्न नंबर 8 पूछा था। देखिए, यहाँ पर अभिकथन दिया हुआ है, अभिकथन ये है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये अभिकथन ये दिया हुआ है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब इस कथन का कारण आर दिया हुआ है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे आप। तो देखिए, कथन जो है ना ये आपका सही है, लेकिन इसका जो कारण आर दिया हुआ है गलत है। एक समावेशी कक्षा में छात्रों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, एक कथन सही है। और इसका कारण जो आर दिया था कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए, ये कारण इसका आर गलत है। तो आपका जो है ना ए सही है, और लेकिन इसका आर जो है ना कारण गलत है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है दिया हुआ बच्चों कि रचनावादी दृष्टिकोण से
देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन होती है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 कहता है बच्चों, यहां दिया हुआ आपका प्रश्न 10 है। यहां पर दिया हुआ है बच्चों, अभी कथन ये दिया हुआ है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। ठीक है, यह तो आपका कथन ए दिया हुआ है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। इसका कारण आर दिया हुआ है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही विकल्प को चुनिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। एक कथन आपका सही है। ठीक है, और कारण आर जो दिया हुआ, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये सही है। बच्चे समाज से भी सीखते हैं। तो दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने। प्रश्न है कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जानकारी को रटना ये आपका अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से इसमें क्या है, शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, जानकारी को रटना। ये आपका अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, जानकारी को रटना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 कहता है बच्चों, अभिकथन ए दिया हुआ है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। ठीक है, कारण आर दिया हुआ है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब बताइए इनमें सही विकल्प कौन है? देखिए, यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है कि यहां पर कथन दिया हुआ है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों और खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। नहीं, ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़के को खेल में भाग लेना चाहिए और लड़कियों को कला में भाग लेना चाहिए। ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे खेल में भाग ले और लड़कियां जो है, लड़का खेल में भाग ले और लड़कियां कला में भाग ले। तो ये तो जेंडर वाइज हो रही है। तो ये तो कथन गलत हो जाएगा ना भाई। कारण आर दिया हुआ है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये भी गलत, इसका कारण आर गलत है। ठीक है, ये इसका कारण आर जो है ना गलत है। तो ये दोनों जो है ना, यहाँ पर ए और आर दोनों कथन क्या है, गलत है। ए और आर दोनों क्या है, गलत है। जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गति संवेदी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो देखिए, गति संवेदी शिक्षार्थी जो होते हैं वो करने चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करता है। ठीक है, करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करता है। कैसा शिक्षार्थी? गति संवेदी शिक्षार्थी। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, करने और चलने फिरने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। देखिए, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर।
प्रश्न नंबर 14 है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, बताइए राइट आंसर क्या होगा बाबू इसका। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में कौन सा बुद्धि होगा, गति संवेदी। ठीक है, क्या होगा, गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, तार्किक गणितीय गति संवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है बताइए। पहला ऑप्शन दिया लचीला पाठ्यक्रम, दूसरा संयोगात्मक अधिगम, तीसरा पृथकीकरण और नामीकरण, चौथा है गम्य इमारतें। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है इन चारों में से, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आपका आवश्यक है लचीला पाठ्यक्रम, ठीक है, उसके बाद संयोगात्मक अधिगम, उसके बाद आपका है गम्य इमारतें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है, लचीला पाठ्यक्रम, संयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें। यानी जहां का वहां का स्कूल का वातावरण क्या हो, स्वच्छ हो, यानी गम्य इमारतें। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, 1 2 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है बच्चों कि बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे में जब सीखने की जिज्ञासा होती है ना तो वो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं, तो बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर तरीका से वह सीखता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह बच्चों में होनी चाहिए। तो वैसे बच्चों जो है ना बहुत जल्दी किसी चीज को सीखते हैं, बच्चों में यदि जिज्ञासा है ना तो बच्चे जो है ना वो बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज को सीखते हैं। तो बच्चे जब डैश का अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो बच्चे जब मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। प्रश्न नंबर 17 कहता है बच्चों अभिकथन ए है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये तो कथन ए दिया हुआ है। कथन इसका कारण इसका आर है बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। इसमें सही विकल्प कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये तो कथन सही है। उसके बाद जो है कहता है कारण इसका आर कि 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं बच्चे। ये भी आपका कथन, ये भी इसका कारण आर सही है कि जब बच्चे 5 से 6 साल के हो जाते हैं तो उसमें गति कौशल का बेहतर तरीके से वह नियंत्रण कर पाता है। तो इसका कारण आर भी इसका क्या है, सही है। तो देखिए
ए और आर दोनों सही कथन होगा इसका, ठीक है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है बच्चों आपके सामने। प्रश्न है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या क्या करती है? बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसी व्याख्या संकेत देती है कि बच्चों में सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों में ये मालूम नहीं होता है कि बादल बनने से बारिश होती है, तो बच्चे जो है इसके बारे में समझ कैसे विकसित करता है? तो बच्चे समझता है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके होते हैं और भगवान ही भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके होते हैं। तो ऐसी व्याख्या जो है ना, बारिश क्यों होती है? तो यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके होते हैं, क्योंकि बच्चों में यह ज्ञान नहीं होती है कि बादल बनने पर बारिश होती है। तो इस सब का ज्ञान बच्चों में नहीं होती है। तो जब बच्चे से जब पूछा जाता है सवाल, तो बच्चे जो है अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को लेकर व्याख्या करती है कि कि भगवान जो होते हैं अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके होते हैं। तो ऐसी व्याख्या जो है बच्चों की जो संकेत है, ऐसी व्याख्या जो कि बच्चों की संकेत है कि बच्चों में सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटना को समझने की क्या करती है, कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? प्रश्न नंबर 19 का आता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का कितना स्तर बताया था? 4। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का कितने चरण है? 4 चरण है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में वर्णन किया है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बताइए, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का कितने चरण दिया था? कितने चरण को बताया था? विकास के कितने चरण को बताया था? बताइए। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण के बारे में बताया था, ठीक है। तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए, प्रश्न कहता है यहां, प्रश्न है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। ठीक है, एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो देखिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? एक लड़का है, ऋषभ नाम है उसका, जिसका उम्र 7 वर्ष है और वह गुड़िया से खेलना चाहता है। वह गुड़िया से खेलना पसंद करता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको गुड़िया से खेलने के लिए मना कर देना चाहिए? नहीं, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभ को गुड़ियों के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि गुड़िया से लड़कियां ही खेल सकती हैं, ठीक है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए बच्चे को कोई भी पसंद की खिलौना खेलने के लिए उसको उत्साह देना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न की विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो वह विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, चुनौतीपूर्ण अवधि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने दिया हुआ प्रश्न की शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों को आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों को आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर, विकर्षण और शोर करने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपके सामने दिया हुआ प्रश्न नंबर 23। प्रश्न कहता है बच्चों कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरण में होता है। नैतिक विकास क्रमिक चरण में होता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। प्रश्न नंबर 24 है बच्चों आपके सामने। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है बच्चों कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक विकास, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। तो कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कौन सा चरण है, तो यह आपका पारंपरिक चरण है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कौन सा चरण, पारंपरिक चरण। ठीक है, इसमें जो है ना व्यक्ति सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो यह कौन सा चरण है आपका, नैतिक विकास का कौन सा चरण है, तो पारंपरिक चरण है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। प्रश्न कहता है बच्चों, प्रश्न आपके सामने, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका कारण है अपरिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता इसका कारण है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न है बच्चों कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ठीक है, इसका कथन ये है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारियां उन्हीं पर डालना चाहिए। इसका कारण आर दिया हुआ है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। इनमें से सही विकल्प कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो कथन ही गलत है। इसका कारण आ रहा है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। इसका कारण भी क्या है, गलत कारण है।
कारण आर भी गलत है। तो कथन ए और इसका कारण आर दोनों गलत है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। दोनों गलत कथन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न 27 यहां आपके सामने दिया हुआ है। अभिकथन ये है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण आ रहा है कि ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, ये तो कथन गलत है। इसका कारण आर है, लय वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो ये कारण आर भी इसका गलत है। तो ए और आर दोनों क्या है? गलत है, जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ, ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है कौन सा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, वो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, जबकि इसको क्या कहते हैं? बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, इसको क्या कहते हैं? बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। कौन सा है? बताइए। तो यह आपका वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के मील के पत्थर है। तो यह आपका वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और यह लास्ट प्रश्न का सीडीपी का है, प्रश्न नंबर 30। बच्चे, तो देखिए बच्चे जो है कुछ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के बारे में पूछा गया है, तो बच्चे उच्च सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका दिसंबर 2024 में जो आपका सीटेट पेपर 1 में सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछा गया था, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। जो प्रश्न पूछा गया था, सही प्रश्न को पढ़ा दीजिए। इसी तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। हम जितना ही प्रश्न आपको पढ़ाए हैं, इसमें 60%, 30 में जो हमको लगता है कि 20% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा गया है। 30 प्रश्न जो अभी आपको पढ़ा है, इसमें से 20% तो हमको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिल रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा चुके, हमको मालूम है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर 2011 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा दिया हूँ। वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।